कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज में आपका स्वागत है। आज 27 जनवरी 2026 है और पिछले कह सकते हैं 48 घंटों में देश की अदालतों में जो कुछ हुआ है वो सिर्फ कानूनी सुर्खियां नहीं है, ये हमारे समाज और हमारे सिस्टम की धड़कनों का हाल बताती हैं। बिल्कुल। तो आज हम सिर्फ खबरें नहीं सुनाएंगे बल्कि उनके पीछे छिपे असली मतलब की गहराई में उतरेंगे। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। शुरुआत उस विषय से करते हैं जो मतलब हमारे पूरे लोकतंत्र की बुनियाद से जुड़ा है, न्यायपालिका की आजादी। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कुछ ऐसा कहा है जिससे सरकार और न्यायपालिका के बीच की जो महीन रेखा है उस पर एक बड़ी बहस छिड़ गई है। यहाँ से बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। जस्टिस उज्जवल भुइयां ने साफ साफ कहा है कि जजों का तबादला वो पूरी तरह से न्यायपालिका का अंदरूनी मामला है और सरकार को इसमें कोई दखल नहीं देना चाहिए। हाँ, और उन्होंने ये बात हवा में नहीं कही। उन्होंने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज जस्टिस अतुल शीद्रन के तबादले का जिक्र किया। अच्छा, वो मामला जिसके बारे में पूर्व चीफ जस्टिस BR गवई ने खुद माना था कि वो केंद्र के कहने पर किया गया था। एग्जैक्टली। ये तो एक तरह से कैमरे पर कबूलनामे जैसा लगता है ना? बिल्कुल। यह सिर्फ एक बयान नहीं है, ये सीधे तौर पर शक्तियों के पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत पर एक बहुत बड़ी टिप्पणी है। ये वो सिद्धांत है जिस पर हमारा पूरा संविधान खड़ा है। मतलब कि सरकार के तीनों अंग, संसद, सरकार और अदालतें, हाँ, वो एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी ना करें। तो जब जजों के तबादले में सरकार की सिफारिश या अनुरोध की बात सामने आती है तो ये उस लक्ष्मण रेखा को धुंधला कर देती है। तो क्या ये माना जाए कि न्यायपालिका अब बाहरी दबाव के खिलाफ और मुखर हो रही है? इसे जवाबी हमले से ज्यादा मुझे लगता है न्यायपालिका के भीतर एक तरह का सेल्फ करेक्शन या आत्म सुधार का दौर कहना बेहतर होगा। अच्छा। जब सिस्टम पर बाहर से सवाल उठते हैं तो अदालतें अब खुद ही अपने घर को दुरुस्त करने की कोशिश कर रही हैं। जस्टिस भुइयां का बयान इसी का संकेत है। और ये सिर्फ जजों के तबादले तक ही सीमित नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। सही कहा। जवाबदेही की यही लहर हमें दूसरी जगहों पर भी दिख रही है। जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस प्रशासन पर जो सख्ती दिखाई है वो कमाल की है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई पुलिस अधिकारी किसी को गिरफ्तार करते समय लिखित में वजह नहीं बताता तो उसे सीधे सस्पेंड कर देना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। ये कोई छोटी मोटी लापरवाही नहीं बल्कि किसी की आजादी से जुड़ा संवैधानिक मामला है। और इसी सोच को चीफ जस्टिस सूर्यकांत एक कदम और आगे ले गए हैं। हाँ, उनका बयान तो बहुत शक्तिशाली है। उन्होंने कहा, देरी से मिला न्याय न्याय न मिलने के बराबर नहीं बल्कि नष्ट हुए न्याय के बराबर है। जस्टिस डिलेड इज नॉट जस्ट जस्टिस डिनाइड, इट इज जस्टिस डिस्ट्रॉयड। मतलब ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। क्या मतलब? वो कह रहे हैं कि सालों साल केस चलने से सिर्फ इंसाफ में देरी नहीं होती बल्कि इंसाफ का कत्ल हो जाता है। तो अगर इन तीनों बातों को एक साथ रखकर देखें, जजों के तबादले पर सवाल, पुलिस की मनमानी पर रोक और केसों में देरी पर चिंता, तो तस्वीर क्या बनती है? तस्वीर ये बनती है कि न्यायपालिका सिर्फ दूसरों को आईना नहीं दिखा रही बल्कि सबसे पहले खुद अपने चेहरे के दाग साफ कर रही है। ये पारदर्शिता और जवाबदेही की सिर्फ एक बाहरी मांग नहीं है बल्कि सिस्टम के भीतर से उठी एक आवाज है। सिस्टम की जवाबदेही से अब आते हैं शब्दों की जवाबदेही पर, यानी बोलने की आजादी और उसकी सीमाओं पर। यहाँ भी अदालतें कुछ बहुत ही अहम फैसले ले रही हैं। सबसे बड़ा मामला है सुपरस्टार विजय की फिल्म जननायकन का, जो सेंसर बोर्ड के साथ मतलब विवादों में फंसी है और आज मद्रास हाईकोर्ट इस पर फैसला सुनाने वाला है। और इस फैसले में एक तकनीकी लेकिन बहुत जरूरी बात देखने वाली होगी। क्या? कि फैसला सर्वसम्मत आता है या स्प्लिट वर्डिक्ट यानी खंडित। अच्छा, अगर बेंच के दोनों जजों की राय अलग अलग हुई तो मामला तीसरे जज के पास जाएगा। तो इसका मतलब है कि विजय के फैंस को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। हाँ, बिल्कुल। जब मामला कलात्मक स्वतंत्रता बनाम सामाजिक भावनाओं का हो तो कानून की व्याख्या अक्सर जटिल हो जाती है और जजों की राय बट सकती है। और बोलने की आजादी की इसी बहस में दो और बड़े दिलचस्प मामले सामने आए हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल उलट लगते हैं। हाँ, एक तरफ मद्रास हाईकोर्ट ने उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए गए बयान को हेट स्पीच यानी घृणास्पद भाषण करार दिया और दूसरी तरफ दिल्ली की एक अदालत ने 20 साल पुराने मानहानि के मामले में सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को बरी कर दिया। वो केस जो दिल्ली के मौजूदा LGV के सक्सेना ने दायर किया था। वही तो, एक तरफ सजा दूसरी तरफ राहत। अदालतें ये तय कैसे करती हैं कि कौन सी बात अभिव्यक्ति है और कौन सी नफरत? देखिए, ये आज के दौर का सबसे मुश्किल कानूनी सवाल है। इसकी कोई सीधी साधी परिभाषा नहीं है।
अदालतें हर केस को उसके संदर्भ में देखती हैं। जैसे कि क्या बयान किसी विचार की आलोचना है या किसी समुदाय पर सीधा हमला? क्या इससे हिंसा भड़कने का खतरा है? उदयनिधि स्टालिन के मामले में कोर्ट को लगा कि ये एक धर्म के अनुयायियों पर सीधा हमला था। और मेधा पाटकर के मामले में वहाँ 20 साल की लंबी सुनवाई के बाद अदालत को लगा कि मानहानि का केस साबित नहीं हो पाया। ये दिखाता है कि मानहानि कानून का इस्तेमाल अक्सर असहमति की आवाज को दबाने के लिए एक हथियार के तौर पर भी किया जाता है। मतलब सालों तक केस चलना ही अपने आप में एक सजा बन जाता है। बिल्कुल। वाकई ये रेखाएं बहुत धुंधली हैं और शायद सबसे ज्यादा धुंधली रेखाएं तो व्यक्तिगत रिश्तों में होती हैं। जहां कानून को अक्सर बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई महिला लिव इन रिलेशनशिप में है तो उसे कानूनी सुरक्षा के मकसद से पत्नी का दर्जा दिया जाना चाहिए। ये एक क्रांतिकारी कदम लग रहा है। ये निश्चित रूप से एक प्रगतिशील कदम है, पर इसके सामाजिक और कानूनी परिणाम बहुत गहरे होंगे। कैसे? ये फैसला शादी की पारंपरिक परिभाषा को चुनौती देता है और लिव इन रिश्तों को कानूनी मान्यता देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। लेकिन इसमें कोई चेतावनी भी है? हाँ, जज ने अपने फैसले में एक चेतावनी भी दी है। उन्होंने पुरुषों को आगाह किया है कि वे शादी के झूठे वादे करके इस कानूनी अस्पष्टता का फायदा न उठाएं। तो ये सुरक्षा के साथ साथ एक चेतावनी भी है। सही। लेकिन रुकिए, कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। अच्छा? ठीक इसी समय इलाहाबाद हाईकोर्ट का नजरिया बिल्कुल 180 डिग्री अलग लग रहा है। वो कैसे? एक केस में उम्र कैद की सजा रद्द करते हुए कोर्ट ने टिप्पणी की कि आजकल युवा पश्चिमी विचारों के प्रभाव में लिव इन में तो चले जाते हैं, लेकिन जब रिश्ता टूटता है तो लड़कियां बलात्कार की एफआईआर दर्ज करवा देती हैं। ओह, एक हाईकोर्ट लिव इन को सुरक्षा दे रहा है, दूसरा उस पर सवाल उठा रहा है। हाँ, जब दो हाईकोर्ट एक ही मुद्दे पर इतने अलग सोचते हैं तो आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब है? कानून आखिर है क्या? ये एक शानदार सवाल है और ये भारतीय कानून की खूबसूरती और जटिलता दोनों को दिखाता है। हमारे देश में अलग अलग हाईकोर्ट्स के फैसले एक दूसरे पर बाध्यकारी नहीं होते। वे अपने राज्य के सामाजिक संदर्भ और केस के तथ्यों के आधार पर फैसला सुनाते हैं। तो मद्रास हाईकोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट के फोकस में क्या अंतर था? शायद मद्रास हाईकोर्ट महिलाओं को शोषण से बचाने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहा था, जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट झूठे मामलों के दुरुपयोग को लेकर ज्यादा चिंतित था। और रिश्तों की इसी उलझन का एक चरम उदाहरण हमें सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिला। कौन सा? एक शादी जो सिर्फ 65 दिन चली, उसे खत्म करने के लिए 13 साल तक कानूनी लड़ाई चली। 13 साल? हाँ, पति पत्नी के बीच दिल्ली से लेकर इलाहाबाद तक 40 से ज्यादा केस चल रहे थे। बाप रे। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार तलाक देते हुए कहा कि जब रिश्ता इतना जहरीला हो चुका है तो इसे ढोने का कोई मतलब नहीं। ये तीनों मामले मिलकर यही दिखाते हैं कि कानून सिर्फ नियमों की किताब नहीं है, ये समाज का आईना है। एक तरफ ये नए रिश्तों को मान्यता देने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ इसके खतरों से आगाह भी कर रहा है, और तीसरी तरफ उन रिश्तों को खत्म करने में मदद कर रहा है जो पूरी तरह से टूट चुके हैं। तो एक तरफ अदालतें समाज के इस ताने बाने को सुलझाने में लगी हैं, वहीं दूसरी तरफ देश के आर्थिक ताने बाने में भी कुछ बड़े छेद नजर आ रहे हैं, जिन पर सुप्रीम कोर्ट और सेबी की नजर है। बिल्कुल। यस बैंक इनसाइडर ट्रेडिंग मामले में सेबी ने PwC और EY जैसी दुनिया की सबसे बड़ी ऑडिटिंग फर्मों के अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं। ये तो बिग 4 कंपनियां हैं। हाँ, जिन पर पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भरोसा करती हैं। ये बहुत ही गंभीर मामला है। जब इन बड़ी फर्मों की ईमानदारी पर सवाल उठता है तो ये सिर्फ एक बैंक का मामला नहीं रह जाता। तो फिर ये पूरे कॉर्पोरेट गवर्नेंस और फाइनेंशियल सिस्टम की विश्वसनीयता पर हमला है। इससे निवेशकों का भरोसा हिल जाता है। और ये जवाबदेही सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है, ये अब हमारे पर्यावरण तक भी पहुंच गई है। हाँ, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली है जो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने एक्स पोस्ट फैक्टो यानी पूर्वव्यापी पर्यावरणीय मंजूरी को चुनौती दी है। इसे आसान भाषा में समझते हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो मंजूरी का मतलब है कि आप पहले फैक्ट्री बना ले या खदान खोदना शुरू कर दें और फिर बाद में सरकार से पर्यावरण की मंजूरी के लिए आवेदन करें। बिल्कुल। अरे ये तो वही बात हुई कि आप पहले पूरा घर बना ले और फिर नगर निगम से नक्शा पास करवाने जाएं। आपने बिल्कुल सही समझा। जयराम रमेश की याचिका यही कह रही है कि पर्यावरण के मामले में इस तरह की उल्टी गंगा नहीं बह सकती, क्योंकि इससे जो नुकसान होता है उसकी भरपाई नहीं हो सकती। सही बात है। और अदालतें अब इस तरह की दलीलों को गंभीरता से ले रही हैं। इसका एक और उदाहरण बॉम्बे हाई कोर्ट में दिखा। हाँ, जहाँ कोर्ट ने मुंबई और नवी मुंबई के सिविक चीफ को चेतावनी दी
कि अगर उन्होंने वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सही कदम नहीं उठाए तो उनकी सैलरी रोकी जा सकती है। ये तो अभूतपूर्व है। मतलब किसी अफसर की सैलरी रोकने की सीधी धमकी। हाँ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तो यहाँ भी वही पैटर्न दिख रहा है। एक तरफ नीतिगत स्तर पर चुनौती और दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर अधिकारियों को जवाबदेह ठहराना। मतलब अदालतें अब सिर्फ आश्वासनों पर नहीं जी रही है। नहीं, वे कह रही हैं कि नियम सिर्फ कागज पर नहीं, जमीन पर दिखने चाहिए। और अब कुछ और दिलचस्प खबरें जो दिखाती हैं कि अदालतें कैसे हमारे रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित कर रही हैं। केरला हाई कोर्ट ने एक फैसले में फिजियोथेरेपिस्ट को अपने नाम के आगे डॉक्टर यानी डॉक्टर लगाने की इजाजत दे दी है। अच्छा, कोर्ट ने कहा कि ये शब्द सिर्फ एमबीबीएस डॉक्टरों का एक अधिकार नहीं है। हाँ, ये पहचान और सम्मान से जुड़ा एक दिलचस्प मामला है। इसी तरह कर्नाटका हाई कोर्ट ने बाइक टैक्सी पर लगे बैन को हटा दिया है, जो हजारों ड्राइवरों और यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत है। और सूचना की गोपनीयता पर भी एक अहम फैसला आया है। हाँ, मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें स्कूली बच्चों से बहुत ही संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा मांगा जा रहा था। ये तो निजता के अधिकार का उल्लंघन था। बिल्कुल। और अंत में एक दुखद खबर, केरल हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एस सिरी जगन का निधन हो गया है। तो आज हमने देखा कि कैसे अदालतें न्यायिक आजादी की रक्षा करने से लेकर लिव इन रिश्तों की परिभाषा गढ़ने तक और कॉर्पोरेट धोखाधड़ी पर नकेल कसने से लेकर पर्यावरण बचाने तक हर मोर्चे पर सक्रिय हैं। ये फैसले सिर्फ कानून की मोटी मोटी किताबों में दर्ज नहीं होते, बल्कि ये तय करते हैं कि हम एक समाज के तौर पर किस दिशा में जा रहे हैं। इन सभी चर्चाओं से एक सवाल मेरे मन में आता है जिस पर हमारे श्रोताओं को भी सोचना चाहिए। जरूर। जब अदालतें सामाजिक नियमों, सरकारी कामों और व्यक्तिगत आजादी पर इतनी मुखरता से अपनी राय रख रही हैं, तो क्या आधुनिक लोकतंत्र में न्यायपालिका की भूमिका सिर्फ कानून की व्याख्या करने तक सीमित है, या फिर वो अब समाज को एक नई दिशा देने वाली एक सक्रिय संस्था बनती जा रही है? इस गहरे विचार के साथ कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज की आज की कड़ी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।